आइए अब चैप्टर नंबर 2 प्रारंभ करते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पृथ्वी पर उपस्थित असंख्य रंगीन एवं सुंदर पुष्प हमें आनंदित कर देते हैं। पुष्प की उपस्थिति पौधों में लैंगिक जनन के कारण ही संभव हो पाई है। पादप विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पुष्पीय पौधों के लैंगिक जनन एवं भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है, पादप भ्रूण विज्ञान कहलाता है। आवृतबीजी पौधों के जीवन में अत्यधिक विकसित द्विगुणित बीजाणुद्भिद तथा कम विकसित अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्थाएं एकांतर क्रम में पाई जाती हैं। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्हें भारतीय पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए पुष्प एक आकर्षक आवृतबीजी अंग के रूप में पुष्प का अध्ययन करें। पुष्पीय पौधों का प्रजनन अंग पुष्प होता है, अर्थात आवृतबीजी पौधों का प्रजनन अंग पुष्प होता है। पुष्प की सुगंध, सौंदर्य एवं कोमलता ने ऐतिहासिक काल से ही मानव को आकर्षित किया है। विभिन्न पुष्पों जैसे कुसुम, सुमन, अम्बुज, गेंदा, कमल इत्यादि को विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। महिलाएं सदियों से इन्हें अपने आभूषण के रूप में प्रयोग करती रही हैं। साथ ही साथ धार्मिक रीति रिवाजों में भी पुष्पों का उपयोग किया जाता है। अनेक पुष्प जैसे ग्लैंडियोलाई, लिली, गुलाब इत्यादि पुष्प गुच्छों या बूके के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, अर्थात पुष्प एक रूपांतरित तना है जो एक पुष्पीय कलिका में विकसित होता है। एक पूर्ण आवृतबीजी पुष्प में 4 मुख्य भाग होते हैं। आइए एक एक का वर्णन करें। नंबर 1, बाह्य दलपुंज। यह पुष्प की परिधि पर पाए जाने वाला प्रथम चक्र है। यह हरे रंग का होता है और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं, जो कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करता है। नंबर 2, दलपुंज। यह बाह्य दल के अंदर की ओर रंगीन दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कीटों को परागण हेतु आकर्षित करता है। नंबर 3, पुमंग। यह नर जननांग है तथा इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। चौथा, जायांग। यह मादा जननांग है तथा इसकी इकाई अंडक या स्त्री केसर कहलाती है। आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसके नामांकित भागों का ठीक ढंग से अध्ययन कर लें। पिछले क्लास में आप पुष्प के सभी भागों को पढ़े हुए हैं, फिर भी इसे एक बार आइए अब निषेचन से पूर्व की संरचनाओं एवं घटनाओं पर प्रकाश डालें। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन एक विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया है। निषेचन से पूर्व पुंकेसर में परागकोश, लघुबीजाणुधानी, परागकण इत्यादि संरचनाओं का विकास होता है, जबकि अंडक में वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणुधानी, बीजांड तथा भ्रूणकोश इत्यादि संरचनाएं बनती हैं। आइए पुंकेसर को देखें। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों अर्थात बीजाणु युक्त परागकोश, पुतंतु तथा संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है।
एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। परागकोश के चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है, अर्थात प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकोश बनाती है, जिनमें परागकण मातृकोशिकाएं भरी होती हैं। सामान्यतः पुंकेसर में 2 परागकोशक पाए जाते हैं। इन्हें द्विकोष्ठी अथवा डाइथिकस कहते हैं। सरसों, मटर इत्यादि में डाइथिकस परागकोश पाए जाते हैं, जब पुंकेसर में 1 परागकोशक अथवा 2 परागधानी युक्त पुंकेसर पाए जाते हैं, तब इन्हें एक कोष्ठी अथवा मोनोथिकस कहा जाता है। गुड़हल इसका उदाहरण है। आपके स्क्रीन पर पुंकेसर के डाइथिकस और मोनोथिकस को दिखाया गया है, इसका अध्ययन जरूर करें। एक लघु बीजाणुधानी सामान्यतः 4 भित्तियों से घिरी होती है। सबसे बाहर एक परती बाह्य त्वचा, उससे नीचे अंतस्थीसियम, 2 से 3 मध्य परतें तथा आंतरिक परत टैप्टम कहलाती है। टैपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रकी, बड़ी, लंबी, बहुगुणित होती हैं तथा लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। आपके स्क्रीन पर परागकोश के अनुप्रस्थ काट दर्शाया गया है। इसका नामांकित चित्र बार बार अभ्यास करके आप बनाना सीख लीजिए। यह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब लघु बीजाणु जनन पर प्रकाश डालें। इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है। बाह्य त्वचा के नीचे अंतस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती हैं। इन्हें प्रप्रसू आरंभक कोशिकाएं कहते हैं, जो परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की ओर प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से मध्य परत, अंतस्थीसियम तथा टैपिटम बनते हैं। आपके स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया गया है, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बार बार प्रैक्टिस करके कंठस्थ कर लीजिए। जबकि प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं विकसित होती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है, जो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। परागकोश में जिन स्थानों से स्फुटन होता है, वहाँ की भित्ति पतली रह जाती है। यह स्थान स्टोमियम कहलाता है। आपके स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र का भी बार बार आप अभ्यास करेंगे। लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार से विन्यसित होते हैं, जैसे चतुष्फलकी, अर्थात 4 लघु बीजाणु चारों फलक में स्थित, जैसे द्विबीजपत्री पौधों में। सम द्विपार्श्विक अर्थात क्रमिक, अर्थात चारों बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं, जैसे एक बीजपत्री पौधों में। क्रॉसित अर्थात 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं, जैसे मैग्नोलिया। रेखीय अर्थात सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, जैसे पॉलीएंथस, हैलोफिला इत्यादि। टी आकार अर्थात 2 अनुप्रस्थ अथवा 2 लंबवत रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे एरिस्टोलॉकिया इत्यादि। आपके स्क्रीन पर लघु बीजाणुओं का विन्यास दिखाया गया है, इसे भी आप अभ्यास करेंगे। आइए अब परागकोश का स्फुटन देखें। परिपक्व होने पर परागकोश की मध्य परतों
एवं टेपिटम का क्षय होने लगता है और अनुदैर्घ्य दरार के रूप में सामान्यतः स्फुटन होता है। यद्यपि यह अनुप्रस्थ एवं कपाटीय दरार तथा छिद्रों द्वारा भी हो सकता है। यहाँ लघु बीजाणु अर्थात परागकण बिखर जाते हैं। आपके स्क्रीन पर परागकोश के स्फुटन की विभिन्न विधियाँ दिखाई गई हैं, इसे ज़रूर देखें। आइए अब परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का अध्ययन करें। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। परागकणों का आमाप लगभग 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़े आमाप के परागकण मिराबिलिस जलापा को माना जाता है, जिसका आमाप लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है, जबकि सबसे छोटे परागकण मायोसिटिस अल्पेस्ट्रिस में देखा गया है, जिसका परिमाप लगभग 10 माइक्रोमीटर होता है। प्रत्येक परागकण की आकृति गोल, अंडाकार अथवा बहुफलकीय होता है। परागकण का सबसे बाहरी कठोर एवं खुरदरा आवरण बाह्यचोल कहलाता है। यह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, जो कैरोटीनॉयड का आक्सीकारी बहुलक होता है। स्पोरोपोलेनिन जीव जगत में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, अर्थात स्पोरोलेनिन पर रसायनों, अम्ल, क्षार तथा उच्च ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के कारण परागकण जीवाश्मों के रूप में भी परिरक्षित पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के परागकणों के वाह्यचोल में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। एक बीजपत्री परागकणों में जनन छिद्र के स्थान पर जनन दरारें पाई जाती हैं। इन्हीं जनन छिद्रों से होकर पराग नलिका बाहर निकलती है। बाह्यचोल के अंदर एक पतला एवं कोमल आवरण अर्थात अंतःचोल पाया जाता है। अंतःचोल पेक्टिन तथा सेलुलोज का बना होता है। आपके स्क्रीन पर परागकण की संरचना दिखाई गई है, इसे आप ज़रूर देखेंगे, इसका फिगर भी बनाएंगे। परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। इसमें एक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्र कर जनन कोशिका बना लेता है, जबकि दूसरा कायिक कोशिका बना लेता है। अर्थात परागकण का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक का नाम जनन कोशिका और दूसरे का नाम कायिक कोशिका होती है। ये अब लघु बीजाणु की जीवन क्षमता देखें। जिस समय में परागकण अथवा लघु बीजाणु कार्यशील रहते हैं, अर्थात जितने समय तक परागकण कार्यशील रहते हैं, उसे परागकण की जीवन क्षमता कहा जाता है। परागकण की जीवन क्षमता ताप, आर्द्रता तथा आनुवंशिक कारकों पर निर्भर होती है। अनाजों जैसे गेहूं, चावल के परागकणों की जीवन क्षमता लगभग 35 मिनट, जबकि लेगुमिनेसी, सोलनेसी, रोजेसी इत्यादि कुल के पौधों के परागकणों की जीवन क्षमता कई माह तक हो सकती है। परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में परिरक्षित करना क्रायो संरक्षण कहलाता है। इन संरक्षित परागकणों को पराग बैंक कहा जाता है। आप क्रायो संरक्षण जरूर ध्यान रखेंगे। आइए अब नर युग्मकोद्भिद का विकास पर प्रकाश डालें। सामान्यतः परागकोश से परागकण द्विकेंद्रकीय अवस्था में मुक्त होते हैं और परागण की इस क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं।
परिपक्व वर्तिकाग्र से विशेष कार्बनिक पदार्थ स्रावित होती है और परागकण जल तथा शर्करा का अवशोषण कर फूल जाते हैं। यहाँ अंतःचूल जनन छिद्र से बाहर वृद्धि कर पराग नलिका बनाता है। जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बनाता है। पराग नलिका वृद्धि करते हुए वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। आपके स्क्रीन पर यह फिगर दिखाया गया है जो परागकण के विकास तथा नर युग्मकोद्भिद के निर्माण को दर्शाता है। इस तरह यह जो है पुष्प के नर भाग से संबंधित टॉपिक समाप्त हुआ।